आपने अब तक तमाम समाचार चैनल्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स के माध्यम से ये जान लिया होगा कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं, बहुत हिंसक दंगे देखने को मिल रहे हैं। इन दंगों की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि अब तक पुलिस अधिकारियों द्वारा इन दंगों को लेकर 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और फ्रांस की सरकार ने पेरिस की सड़कों पर 45,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की है, जो कि अपने आप में एक बहुत गंभीर आंकड़ा हो जाता है। तो ज़ाहिर तौर पर ऐसे में फ्रांस के ये जो दंगे हैं, इन दंगों के कारणों को जान लेना ज़रूरी हो जाता है और आखिर ये भी जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि फ्रांस भारत से किस तरह की चीज़ें सीख सकता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम फ्रांस में जो हिंसक दंगे हो रहे हैं, इन दंगों के कारणों पर बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फ्रांस में इस तरह के दंगों का इतिहास क्यों रहा है, वहाँ पर हमेशा इस तरह के दंगे क्यों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन दंगों में फ्रांस में जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, वो किस तरह से जिम्मेदार हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत से क्या सीख सकता है फ्रांस। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, फ्रांस उस मॉडल से क्या सीख सकता है। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो मेंस का होगा और आप 250 शब्दों में सवाल को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और धर्मनिरपेक्षता जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले फ्रांस में ये जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इन घटनाओं के बैकग्राउंड पर बात करते हैं, इसके इमीडिएट कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि फ्रांस में हमें हिंसक दंगे देखने को मिल रहे हैं। इन हिंसक दंगों के दौरान बहुत सारे फ्रांस के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। वहां पर कारों को जलाया जा रहा है। सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, जो सरकार की बिल्डिंग है, जो टाउन हॉल्स मीटिंग्स होती हैं, जहां पर उन बिल्डिंग्स को जलाया जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है। जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर लूटपाट हो रही है। और अभी तक इन दंगों की वजह से फ्रांस की पुलिस द्वारा 3000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर तौर पर फ्रांस में जो दंगे हैं अपने आप में बहुत गंभीर विषय हो जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दंगों का कारण क्या है। तो इन दंगों का सबसे प्रमुख कारण है 17 वर्ष के एक बच्चे की मौत, या फिर ये कहें कि 17 वर्ष के एक बच्चे की हत्या। वो कैसे हुई उस पर बात करते हैं। तो इस 17 वर्ष के बच्चे का नाम था नाहिल और ये जो है वो पश्चिमी पेरिस के नैनटेरे उपनगर से, जो सर्ब है वहाँ का एक उपनगर है, वहाँ से संबंधित था, वहाँ पर रहता था। अब घटना कुछ इस तरह से हुई कि ये जो बच्चा था 17 साल का था और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर ड्राइव कर रहा था, कार चला रहा था। ऐसे में जब पुलिस की नज़र इस बच्चे पर गई तो पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने गाड़ी को नहीं रोका। ऐसे में पुलिस ने इसको क्रॉस किया, इसको टेक ओवर किया और इसकी गाड़ी को रोक दिया और इस पर पिस्तौल तान दी। लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ वीडियो फुटेज में देखने को मिलता है कि पुलिस उस बच्चे पर गोली चला देती है और इस गोली की वजह से, इस हमले की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है। और इसी घटना की वजह से, इसी इंसिडेंट की वजह से फ्रांस के जो तमाम नागरिक हैं, जो आम जनता है, वो प्रशासन के खिलाफ, उन लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उन लोगों का मानना है कि उस बच्चे ने जो बिना लाइसेंस के ड्राइविंग की थी वो अपने आप में कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था, इतना बड़ा क्राइम नहीं था जिस क्राइम के लिए आप किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा दे सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे में फ्रांस का जो प्रशासन है, फ्रांस की जो पुलिस है, उसको इस घटना के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक माना जा रहा है। तो ये तो इस घटना की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ्रांस में हमें ये जो दंगे देखने को मिल रहे हैं, इन दंगों का इतिहास क्या है, इन दंगों के मुख्यतः कारण क्या हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारण क्या हो सकते हैं। तो फ्रांस में इस तरह के जो हिंसक दंगे हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत व्यापक लेवल पर देखने को मिलते हैं। और इन दंगों का जो सबसे प्राथमिक कारण है वो है अल्पसंख्यकों के साथ पुलिस का बर्ताव। यानी कि वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के साथ पुलिस जिस तरह का, प्रशासन जिस तरह का बर्ताव करता है, उस बर्ताव को इस तरह की घटनाओं के लिए सबसे बड़ा कारक माना जा सकता है। और आंकड़े भी कुछ यही बताते हैं। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो ये पता चलता है कि साल 2020 से साल 2023 के बीच इन 3 सालों में मुख्य तौर पर इस तरह की जो घटनाएं थीं,
यानी कि ट्रैफिक बीच में रोक कर किसी व्यक्ति की हत्या कर देने की, पुलिस द्वारा हत्या कर देने की जो घटनाएं हैं, ऐसी 20 घटनाएं देखने को मिली थी। और इसमें से जो अधिकांश लोग थे वो इमिग्रेंट्स थे, वो या तो अफ्रीकी मूल के थे या फिर अरब मूल के थे। तो जाहिर तौर पर फ्रांस में ये तमाम लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी के साथ पुलिस का जो बर्ताव रहा है, प्रशासन का जो बर्ताव रहा है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। और इसी ख़राब बर्ताव की वजह से हमें फ्रांस में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और समग्र तौर पर हम कह सकते हैं कि फ्रांस में ये जो घटना हुई है, इस घटना ने एक बार फिर से फ्रांस में सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है और वन फिट फॉर ऑल अप्रोच जो है फ्रांस की, उस अप्रोच पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अब धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर हम आगे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस पर बात कर लेते हैं कि जब फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर इन दोनों मॉडल्स को अपनाया था, इन दोनों नीतियों को तो अपना लिया आधिकारिक तौर पर, वन फिट फॉर ऑल अप्रोच को तो अपना लिया, लेकिन इस अप्रोच के बावजूद भी फ्रांस में जो वाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, उन लोगों की मानसिकता में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वो लोग अभी भी सिस्टमैटिक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में फ्रांस में पुलिस का जो सख्त रवैया है, वो रवैया मुख्य तौर पर हमें अफ्रीकी लोगों के खिलाफ देखने को मिलता है, हमें अरब मूल के लोगों के खिलाफ देखने को मिलता है, एशियाई मूल के लोगों को खिलाफ देखने को मिलता है। और वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम भी इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने में असफल साबित हुआ है। और कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, वो लीडर पुलिस वालों को बढ़ावा देते हैं, पुलिस वालों की इस तरह की गतिविधियों का समर्थन करते हैं। और यही समर्थन सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ी वजह है कि फ्रांस के जो अल्पसंख्यक युवा हैं, जो माइनॉरिटी के यूथ है, उस यूथ के बीच एक अलगाववाद की भावना पैदा हो गई है, एक आइसोलेशन पैदा हो गया है, और वो अपने आप को एक युद्ध की स्थिति में खड़ा पाते हैं। और वो जो युद्ध है वो किसी और के खिलाफ नहीं है, वो अपनी सरकार के खिलाफ है। इसके अलावा फ्रांस में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के बीच गरीबी, बेरोजगारी, सीमित संभावनाएं, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा जो सामाजिक अलगाववाद है, जो सोशल आइसोलेशन है, उसकी भी समस्या बहुत व्यापक स्तर पर मौजूद है। ऐसे में जो सिस्टमैटिक नस्लवाद है, जो संरचनात्मक नस्लवाद है, वो अगर इन सब चीज़ों के साथ मिल जाता है तो अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या पैदा करता है। और फ्रांस वर्तमान समय में इसी समस्या का सामना कर रहा है। तो जाहिर तौर पर हम फ्रांस से सीख सकते हैं, फ्रांस से ये सबक ले सकते हैं कि हमें हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, हमारा जो प्रशासन है, यदि वो माइनॉरिटीज़ के साथ बेहतर रवैया अपनाएगा, बेहतर बर्ताव करेगा, तो हमारे देश में शांति स्थापित की जा सकती है, हमारे देश में दंगों को कम किया जा सकता है। ऐसी सीख हम फ्रांस से ले सकते हैं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस का जो सेक्युलरिस्ट मॉडल है, जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, वो मॉडल इस पूरी घटना के लिए किस तरह से जिम्मेदार हो सकता है। तो जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में हमें दो तरह के मॉडल देखने को मिलते हैं। इसमें पहला मॉडल है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, यानी कि इंडियन जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो पहला है, और दूसरे नंबर पर आता है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, यानी कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। और जब हम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो इसमें फ्रांस की जो धारणा है, फ्रांस का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक मॉडल कॉन्सेप्ट के तौर पर सामने आता है। यानी कि अगर आपको वेस्टर्न सेक्युलरिज्म को समझना है तो आपको फ्रांस के मॉडल की स्टडी करनी होगी। आप फ्रांस के मॉडल को समझ जाइए, वही मॉडल कुछ हद तक जो पश्चिम के तमाम देश हैं उन देशों में लागू होता है। अब ये जो फ्रांस का सेक्युलरिज्म का मॉडल है, वो मॉडल बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा सख्त है। वो ये कहता है कि फ्रांस में या स्टेट में चर्च और स्टेट के बीच एक ऑफिशियल डिसइंटीग्रेशन की बात करता है, एक औपचारिक पृथक्करण की बात करता है। यानी कि ना तो चर्च स्टेट पर प्रभाव डालेगा, यानी कि ना तो धर्म जो है वो स्टेट पर प्रभाव डालेगा, और ना ही जो स्टेट है यानी कि जो सरकार है वो धर्म पर किसी तरह का प्रभाव डालेगी। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा फ्रांस का जो मॉडल है वो ये भी कहता है, फ्रांस का मॉडल मुख्य तौर पर वहाँ के जो नागरिक हैं और वहाँ की जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सार्वजनिक संस्थाओं पर धर्म के प्रभाव को बाहर रखता है, उन सार्वजनिक संस्थाओं को धर्म के प्रभाव से बाहर रखता है। यानी कि बेसिक तौर पर हम कह सकते हैं कि फ्रांस और पश्चिम के मॉडल में धर्म और राज्य को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है, और जो राज्य है, जो सरकार है, वो धर्म के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, किसी भी मामले में इंटरवीन नहीं करती है, चाहे वो मामला अच्छा है या फिर ख़राब है। यानी कि फ्रांस में या फिर तमाम पश्चिमी देशों में
जो धर्म है उसे खुद को रेगुलेट करने की शक्ति दी गई है, नियमित करने की शक्ति दी गई है, और जो स्टेट है वो उसमें बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करता है। अब आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं कि इस पूरी मॉडल में समस्या कहाँ आती है। तो समस्या तब पैदा होती है जब ये जो फ्रांस का मॉडल है जब विकसित किया गया था 20वीं शताब्दी के आसपास, तब जो फ्रांस था वो एक सजातीय देश था, यानी कि वहाँ पर केवल एक धर्म के लोग रहते थे, अधिकांशतः एक धर्म के लोग थे। वो धर्म था ईसाई देश, ईसाई धर्म, और वो जो फ्रांस था वो एक ईसाई राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे फ्रांस ने एक लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनाया, और इस लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से फ्रांस में जो दूसरे देशों के लोग थे, जो दूसरे मूल के लोग थे, जैसे अफ्रीकी मूल के लोग हो गए, इसके अलावा जो अरब मूल के लोग हो गए, एशियाई मूल के लोग हो गए, वो भी धीरे धीरे फ्रांस में आने लगे। और इस पूरी घटना की वजह से फ्रांस की जो रिलीजियस डेमोग्राफी थी वो भी चेंज होने लगी, और धीरे धीरे फ्रांस में जो वाइट लोगों की संख्या थी वो कम होने लगी और इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब फ्रांस जो है वो एक विषम और बहुधार्मिक समाज बन गया है, जहां पर बहुत सारे धर्म मौजूद हैं। यानी कि फ्रांस का जो रिलीजियस मॉडल है, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, वो तो बदल गया, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस का सेक्युलरिज्म का जो मॉडल था उसमें कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में फ्रांस में वर्तमान समय में हमें धर्म और धर्म के बीच जो इंटरेक्शन होना चाहिए, जो वार्ता होनी चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए, उसको लेकर कोई मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है। धर्म और धर्म के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा जो हमें धर्म और स्टेट के बीच जो वार्ता होनी चाहिए, धर्म और स्टेट के बीच जो कनेक्शन होना चाहिए, उस कनेक्शन के लिए भी, उस पूरी वार्ता के लिए भी, उस पूरे समझौते के लिए भी हमें कोई मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पर वहाँ का जो स्टेट है, जो वहाँ की सरकार है, वो धर्म के मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका प्रभाव ये होता है कि इसकी वजह से वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो खतरा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो एक समय पर आकर माइनॉरिटी लोगों को दबाना शुरू कर देंगे, और इसी वजह से, इसी खतरे की वजह से हमें फ्रांस में इस तरह के दंगे देखने को मिलते रहते हैं। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि फ्रांस कर क्या सकता है? तो फ्रांस मुख्य तौर पर भारत के सेक्युलरिज्म मॉडल से सीख सकता है। क्या सीख सकता है उस पर आगे बात करते हैं। तो फ्रांस भारत से क्या सीख सकता है उसकी बात करते हैं। तो भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, वो मॉडल मुख्य तौर पर सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ये माना जाता है कि जो तमाम धर्म हैं, जो तमाम रिलीजन्स हैं, उन सभी धर्मों का जो अंतिम गंतव्य है, यानी कि जो डेस्टिनेशन है, वो एक ही है। हम सभी को एक ही जगह पर जाना है, और उस एक जगह पर जाने के लिए हमारा जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो रास्ता भले ही अलग हो सकता है, लेकिन जाना सभी को एक ही जगह है। और इसी मॉडल की वजह से, इसी सिद्धांत की वजह से भारत में सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, सभी धर्मों को एक सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो फ्रांस जो है वो इस मॉडल को अपना सकता है। इसके अलावा भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात की जाती है। भारत की जो सरकार है वो सभी धर्मों में सकारात्मक हस्तक्षेप करने की नीति अपनाती है। यानी कि यदि किसी धर्म में कुछ नकारात्मक चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में पहले सती प्रथा हुआ करती थी, अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, तो इन तमाम खराब चीज़ों को रोकने के लिए, खराब प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार सकारात्मक तौर पर हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अलावा भारत में जो स्टेट है, जो सरकार है, वो सभी धर्मों के बीच एक कड़ी के तौर पर भी काम करती है, एक पुल के तौर पर भी काम करती है। ऐसे में सभी धर्मों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है। लेकिन फ्रांस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। फ्रांस की जो सरकार है वो सभी धर्मों को स्वतंत्र तौर पर छोड़ देती है। ऐसे में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ पर अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से माइनॉरिटीज़ में एक गुस्सा देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में, भारतीय जो संविधान है उसमें माइनॉरिटीज़ को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, और इस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भारत में जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके लिए बहुत विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। और यही तमाम वजह है कि भारत का जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है उसे वेस्ट के मॉडल से बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और इसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो भारत के मॉडल की बात हुई, फ्रांस के मॉडल की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है, और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं।
आज का हमारा सवाल है कि धर्मनिरपेक्षता के फ्रांसीसी मॉडल से संबंधित कमियों पर चर्चा कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि फ्रांस भारतीय जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है उस मॉडल से क्या सीख सकता है। तो आपको इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करनी है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और आप जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।